सपोज फ्रेंड्स हमारे पास तीन मार्कर हैं ब्लू, रेड और ब्लैक कलर के। इनमें से किसी एक मार्कर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3, 1/3 और 1/3। पर अगर किसी एक मार्कर को हम साइड में रख दें तब क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड मार्कर गिवन दैट ब्लैक इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी रेड मार्कर की? 1/2 और ब्लू की भी 1/2। तो देखा आपने, अलग अलग कंडीशंस में हमारी प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट हो जाती है और ऐसे ही कुछ हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंडीशनल इवेंट से। सपोज ए एंड बी हमारे दो इवेंट्स हैं और हमें कंडीशनल इवेंट इस तरह से निकालना है A/B। तो उसका मतलब क्या होगा? हैपनिंग ऑफ इवेंट A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या इवेंट A की हैपनिंग निकालनी है कब? जब B ऑलरेडी अकर्ड हो चुका हो, पहले ही से हो चुका हो। इसी तरह B/A का मतलब हो जाएगा हैपनिंग ऑफ इवेंट B सच दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये तो हमारे कंडीशनल इवेंट्स हो गए। इन्हीं कंडीशनल इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चलिए डिटेल में समझते हैं। तो एक बार आप डेफिनेशन भी देख लीजिए। लेट A and B आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी आपको बताया भी। और इसको डिनोट करने का तरीका होगा P/A/B, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। और इसका फॉर्मूला होता है P/A�intersection B अपॉन PB, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A�intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, चलिए वो देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। सपोज हमारे पास दो इवेंट्स हैं, इवेंट A एंड B, और बाहर हमारे पास सैंपल स्पेस है। अच्छा, नॉर्मल केसेस में क्या होता है? अगर हमने कोई डाई को थ्रो किया, उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमें एट रैंडम किसी एक नंबर को निकालना है। सपोज हमें 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। नंबर 5 टर्न्स अप, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। तो नीचे जो होता है वो क्या होता है? सैंपल स्पेस की काउंटिंग होती है। तो इस केस में क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे हमारे पास सैंपल स्पेस B की आ जाएगी। पहले हमारे पास नॉर्मल केसेस में सैंपल स्पेस जो होती थी वो डिनोमिनेटर में आती थी, पर इस केस में सैंपल स्पेस हमारी B हो जाएगी। जो भी ऑब्लिक के बाद वाला टर्म है वो हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी। तो ये B पूरा सैंपल स्पेस हो गया। अब इस पूरे B में से हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो साफ साफ हमें दिख भी रहा है कि इस पूरे B में A कितना है? केवल ये वाला पोर्शन, यानी A�intersection B वाला पोर्शन ही तो केवल A है। B में देखिए, अगर पूरे B में A का इतना ही पोर्शन है जो B में भी ऑलरेडी कवर्ड है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे पूरा सैंपल स्पेस B है और उसमें से हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इंटरसेक्शन वाला जो केस है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में B की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, A and B are two events such that P is not equal to 0. Find probability of B given that A has already occurred if A is a subset of B and if A�intersection B is a null set. A is a subset of B को लिखने का तरीका इस तरह हो जाएगा। और अगर A सबसेट है B का मतलब B के अंदर A आता है। ये अगर बाहर वाला सर्कल B है तो इसके अंदर A आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? A सबसेट है B का। तो इस केस में बताइए A�intersection B क्या हो जाएगा? मतलब कॉमन इवेंट दोनों में कौन सा कॉमन है? केवल A ही कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A�intersection B क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर। अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज अकर्ड। उसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। A�intersection B लिखें या B�intersection A, एक ही बात है, अपॉन PA। तो अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A�intersection B प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर है। तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर। इसी में दूसरा पार्ट है A�intersection B इज अ नल सेट। अगर A�intersection B नल सेट के बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A�intersection B क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। तो इस केस में अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज अकर्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A�intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सेम फॉर्मूला, 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा, यानी 0 के बराबर। तो ये तो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अब चलिए वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आई रोल 2 डाइस एंड गेट अ सम मोर देन 9. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन?
तो सबसे पहले 2 डाइस रोल किए हैं, तो सैंपल स्पेसेस क्या हो जाएंगी 6 इंटू 6 यानी 36 इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली का मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो केसेस हमारे क्या क्या हो जाएंगे कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी तरह 2,1, 2,2 चलेगा, 2,5, 2,6 तक, और ऐसे करते करते कहाँ तक हो जाएगा 6,1 से लेके 6,6 तक। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास केसेस 36 हो जाएंगे, इसीलिए 36 इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस हो गए। अब हम अपने इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। इवेंट ए हम मान ले रहे हैं नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। तो ऐसे हमारे कितने केसेस हो जाएंगे, इवेंट ए हमारा है नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। इवन नंबर आना चाहिए पहले डाइस पे, तो पहले डाइस के लिए हम पहला वाला यहाँ पे 2,1, 2,2 इस तरह से करते हुए 2,6 तक, ये पूरे 6 केसेस हो गए। अगला इवन नंबर हमारा 4 है, 4,1, 4,2 से लेके 4,6 तक, और फिर 6,1, 6,2 और 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 18, यानी एन ए कितना हो जाएगा 18 के बराबर। अब हमें बताना है अगला हमारा इवेंट होगा आई रोल 2 डाइस एंड गेट अ सम मोर देन 9। तो सम मोर देन 9 हमारा अगला इवेंट हो जाएगा। सम मोर देन 9 का मतलब 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। 12 के ऊपर होगा नहीं, क्योंकि दोनों पे अगर 6 भी आ रहा है तो हाईएस्ट हमारा 12 भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है 4,6, 6,4, 5,5, 6,6, 6,5 एंड 5,6। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे एन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी 6 हो जाएंगे। और अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है वो क्या क्या हो जाएंगे, इवन नंबर भी हो पहले डाइस पे और सम हमारा ग्रेटर देन 9 भी हो। तो ऐसे तो 4,6 हो जाएगा, 6,4 हो जाएगा, 6,6 और 6,5। तो नंबर कितने हो गए यहाँ पे 4। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आई रोल 2 डाइस एंड गेट सम मोर देन 9, व्हाट इज द, यानी जो आगे हमें ये गिवन है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इवन को हमने ए मान रखा है, तो पी ए ऑब्लिक बी हमें निकालना है, क्योंकि सम ऑलरेडी ग्रेटर देन 9 आ चुका है, ये इनका कहना है। तो पी ए ऑब्लिक बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 4/36 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास सैंपल स्पेसेस 36 है। और पी बी का मतलब 6/36। यहाँ से हमारे पास 2/3 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इसी में हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या पूछा है हमसे, आई रोल 2 डाइस एंड गेट एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज मोर देन 9। अब इवन नंबर ऑलरेडी आ चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सम मोर देन 9 की। बस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पी बी बाय ए हम निकालेंगे यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन वाला केस तो यहाँ पे भी रहेगा, यानी 4/36 ऊपर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने क्या निकाली थी यहाँ पे 18/36 हो जाएगी, यानी 4/18 दैट इज 2/9 के बराबर। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई दोनों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और ट्राई करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% तमिल, और दोनों जो रीड कर रहे हैं वो हैं 20%। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। मान ले रहे हैं हमारा हिंदी न्यूज़पेपर का इवेंट एच है,
और तमिल के लिए टी मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर गिवन हमें कितना 60%, यानी 60/100। परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग तमिल न्यूज़पेपर कितना है 40/100। दोनों के लिए यानी इंटरसेक्शन हो जाएगा PH इंटरसेक्शन T या T इंटरसेक्शन H, एक ही बात है, 20/100। तो ये डेटा हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बतानी, स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम रीड्स तमिल न्यूज़पेपर गिवन दैट ही हैज़ ऑलरेडी रेड हिंदी न्यूज़पेपर। तो ऑलरेडी रेड हिंदी न्यूज़पेपर का मतलब ऑब्लिक के बाद H आ जाएगा, T/H। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है। और सेकेंड पार्ट में हिंदी न्यूज़पेपर गिवन दैट ही हैज़ ऑलरेडी रेड तमिल न्यूज़पेपर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तमिल उसने रीड कर लिया है तो वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी H/T हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है नीदर हिंदी नॉर तमिल। तो नीदर हिंदी नॉर तमिल को बाद में देखेंगे, पहले PT/H का देखते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा PH इंटरसेक्शन T अपॉन PH। तो H इंटरसेक्शन T का मतलब क्या हो गया 20/100। और हिंदी न्यूज़पेपर कितने लोग रीड कर रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी 60/100, यानी 1/3 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला ऊपर सेम रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो बाद वाला टर्म है वो आ जाता है, तो PT हो जाएगा 20/100 अपॉन 40/100, यानी 1/2 के बराबर। अब हमें थर्ड पार्ट में निकालना है नीदर हिंदी नॉर तमिल। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 इंटरसेक्शन T0, यानी हिंदी भी नहीं और तमिल भी नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। और ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन T। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें नाइदर हिंदी नॉर तमिल निकालना है तो 1 में से हम आइदर हिंदी और तमिल वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ तमिल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन T। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H, यानी हिंदी न्यूज़पेपर कितना है 60/100, प्लस तमिल के लिए 40/100 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन T का मतलब यहाँ पे गिवन है 20/100। तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 80/100। 1 माइनस 80/100 का मतलब, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 80/100, यानी कि 20/100। तो नाइदर हिंदी नॉर तमिल में 20/100 हमारी प्रोबेबिलिटी हो रही। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 1/5। ऑलराइट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन स्कूल 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 15% इन मैथमेटिक्स and 10% of the student failed in both English and mathematics. A student is selected at random. If he is passed in English, what is the probability that he is also passed in mathematics? तो हमें पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। मान ले रहे हैं इवेंट E हमारा है इंग्लिश में पास होने का, और M मान लेते हैं मैथ्स में पास हो गए। तो यहाँ पे गिवन क्या है 20% फेल हुए हैं इंग्लिश में। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट गिवन है। E नॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि E हमने माना है पास होने के लिए, तो E नॉट हो जाएगा इंग्लिश में फेल होने के लिए। और इसी तरह M नॉट मतलब मैथ्स में फेल हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ M नॉट गिवन है कितना 15/100। 10% दोनों में फेल हुए हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन M नॉट गिवन है 10/100। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम। इफ ही इज पास्ड इन इंग्लिश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज आल्सो पास्ड इन मैथमेटिक्स। इंग्लिश में पास हो चुका है, ये गिवन है, इसलिए वो ऑब्लिक के बाद आ जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक E निकालनी है, जो कि होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ
एम इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर। तो हमें क्या क्या डेटा चाहिए, एम इंटरसेक्शन ई चाहिए सबसे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ई इंटरसेक्शन एम भी लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एम नॉट, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एम नॉट 1 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर और वाला केस और नाइदर नॉर वाला केस दोनों हम ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है बेसिक। तो अब हमें यहाँ पे एक केस गिवन है तो हम दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एम हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एम नॉट, यानी 1 माइनस 10/100, दैट इज 90/100। तो पी ई यूनियन एम का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। ये भी बेसिक फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या रखेंगे, ई नॉट गिवन है 20/100, तो ई क्या हो जाएगा 80/100। चाहे तो आप 1 माइनस 20/100 करेंगे तब भी 80/100 ही आएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यानी मैथ्स में पास होने के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 15/100 यानी 85/100 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम 90/100 के बराबर। तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 165/100 माइनस 90/100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 75/100। तो ये हमारे पास 75/100 आ गया है। हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ m given that e has already occurred, यानी probability of passing in maths given that इंग्लिश में पास हो चुके हैं। उसके लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए थी जो हमने अभी यहाँ पे निकाली है। 75/100 अपॉन इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 80/100, यानी 75/80। 5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 15/16, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ई इज द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन। इवेंट ई हमारा है कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। तो ये किस टाइप के इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दोनों में से एक ही होगा एक बार में और दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास 4 किंग्स होते हैं तो 4/52, और लगा हुआ है तो प्लस करेंगे। क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52, और इंटरसेक्शन का केस यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि ऐसा कोई कार्ड नहीं होता है जिसमें किंग भी हो और क्वीन भी, इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एन एस, या तो क्वीन हो या फिर एस हो, तो ये भी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन वाला केस 0 होगा। तो क्वीन के लिए कितने हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 4/52, टोटल 4 होते हैं, और एस भी हमारे पास 4 ही होते हैं। तो यहाँ से दोनों हमारे पास 8/52 के बराबर आ गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट ई ऑब्लिक एम। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, किंग और क्वीन, क्वीन और एस, साफ साफ दिख रहा है केवल क्वीन वाला कार्ड कॉमन है, और क्वीन वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52 अपॉन हमारा सैंपल स्पेस क्या है एफ। एफ कितना हो गया प्रोबेबिलिटी हमारी 8/52, तो 4/52 अपॉन 8/52 हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड 1/2 के बराबर। ऑलराइट।